हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे हाईवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग और आप अगर किसी रोड के क्रॉस सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और रोड में जो आपका टर्म्स यूज होता है, जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप रोड का कंस्ट्रक्शन भी समझना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक सेक्शन दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले से मैंने एक प्रिपेयर कर रखा है, आपको एक हाईवे का सेक्शन दिख रहा होगा। अब हाईवे के सेक्शन में क्या है कि डिफरेंट आपके लेयर्स होते हैं। उस लेयर्स को समझना चाहिए कि आपका जो हाईवे प्रिपेयर होता है, चाहे आपकी देखिए पेमेंट जो होते हैं, दो तरह के पेमेंट होते हैं। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और एक आपका रिजिड पेमेंट होता है। तो आज जो मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिकली आपका रहेगा फ्लेक्सिबल पेमेंट, और रिजिड पेमेंट भी लगभग सेम ही रहता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बट अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, ताकि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, वो आपको बेसिकली फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। अब अगर डिटेल में थोड़ा सा समझें कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और आपका रिजिड पेमेंट में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, तो रिजिड पेमेंट में अगर आपको एक शॉर्ट में बताऊँ तो रिजिड पेमेंट बेसिकली वो होता है जिसकी जो टॉप लेयर होती है, जो आपकी लोड बेयरिंग लेयर होती है, वो जो होती है आपकी कंक्रीट से होती है बनी हुई। और आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें क्या होता है, बिटुमेन का यूज किया जाता है। बिटुमेन, और उसमें क्या होता है कि आपके जो रबल्स हैं या फिर जो भी आपके एग्रीगेट है, उसको क्या किया जाता है, एस्फाल्ट बिटुमेन के साथ मिक्स किया जाता है, और आपकी जो टॉप लेयर होती है वो उसकी बनी होती है। तो चलिए सबसे पहले तो इस लेयर को समझते हैं कि आपका जो हाईवे का या आपका जो पेमेंट का लेयर होता है वो बेसिकली क्या क्या होता है। जो आपको यहाँ पर सबसे नीचे इस यहाँ पर दिख रहा है, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है आपका, किसी भी आप जब साइट सर्वे करते हैं तो वहाँ पर आपका एक नेचुरल ग्राउंड होता है। जो आपका एग्जिस्टिंग अर्थ होता है, आपका जो नेचुरल ग्राउंड होता है, उस नेचुरल ग्राउंड में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो भी आपका टीबीएम है या आपका आसपास का जो बेंचमार्क है, उसके थ्रू क्या करेंगे, लेवल को ट्रांसफर करेंगे। और लेवल ट्रांसफर करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ कहाँ पर आपको सॉइल की फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर आपको सॉइल की कटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कट एंड फिल का एक डेटा प्रिपेयर किया जाता है किसी भी हाईवे को जब आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। मैं भी आपका डिजाइन प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ कि आपका डिजाइनिंग कैसे होता है, मैं बस एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जा रहा हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी आपको हाईवे प्रिपेयर करना है या कोई भी पेमेंट प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका टेरेन है, जो भी आपका कहीं हाई है कहीं डाउन है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल करना पड़ेगा। उस लेवल करने के बाद आपको एक नेचुरल ग्राउंड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका क्या है, नेचुरल ग्राउंड है आपका, जो कि ओरिजिनल ग्राउंड वहाँ पर है। किसी भी साइट पे आपका जो ओरिजिनल ग्राउंड है वो आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पर नेचुरल सॉइल को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि आपकी जो लेवल है, मान लीजिए 5 मीटर की फिलिंग आ रही है, या 5 मीटर डाउन है, या मान लीजिए 1 मीटर डाउन है, 2 मीटर डाउन है, 3 मीटर डाउन है, जो भी आपकी डाउन है, तो उसमें क्या किया जाता है कि सॉइल को बाहर से बोरो करके उसको फिल किया जाता है। अगर कहीं पर हाई एरिया है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, कट किया जाता है और उसको एक लेवल में लेके आ जाता है। जब आप एक लेवल में लेके आ गए तो वहाँ पर फिर क्या करेंगे, सब ग्रेड की आती है। जो सबसे बॉटम वाली लेयर होती है, जो नेचुरल सॉइल के ऊपर जो होती है, वो क्या होता है, सब ग्रेड सॉइल होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सब ग्रेड सॉइल। सब ग्रेड सॉइल क्या है, जहाँ यहाँ पर मैंने आपको एक थिकनेस भी दे रखा है कि जनरली 150 mm से 300 mm का होता है, बट ये साइट पे वेरी करता है। क्योंकि अगर साइट पे आपकी जो नेचुरल आपकी जो कहीं पर एग्जिस्टिंग कोई रोड होगी या कोई एग्जिस्टिंग लेवल है जिससे आप बेंचमार्क ले रहे हैं, और वहाँ से अगर आपकी डाउन जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 3 मीटर का आ रहा है, 2 मीटर का आ रहा है, तो वहाँ पर आप सॉइल की फिलिंग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो मैंने एक जनरल वे में आपको यहाँ बताने की कोशिश किया है कि जो इसकी लेयर होती है सब ग्रेड की, जो हम लोग बोरो सॉइल को फिल करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, तो जनरली उसकी 150 to 300 mm होती है, बट ये साइड पे वेरी कर सकता है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी नेचुरल अपनी लैंड है, जो नेचुरल प्लॉट है, जो नेचुरल सॉइल है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग एक सब ग्रेड की लेयर, जो कि आपकी बोरो सॉइल होती है, उस बोरो सॉइल को लाकर क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं। और इसको फिल करने का तरीका क्या होता है, इसको फिल करने का तरीका होता है, इसको जनरली 150 mm to 200 mm के लेयर में इसको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, रोलिंग किया जाता है। ठीक है, और वैसे ही आपको 200 mm की लेयरिंग में करते हुए उसको क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन किया जाता है। जब आपकी आपका जो बोरो सॉइल के से आप क्या कर रहे हैं, इसको फिल कर दिए, तो इसको फिल करने के बाद आपका क्या आता है, सब बेस की लेयर आती है, सब बेस कोर्स। सब बेस कोर्स बेसिकली क्या होता है, आपका सब बेस कोर्स जो होता है वो ग्रेनुलर मटेरियल लाइक ग्रेवल से बना होता है। मतलब उसको बनाया जाता है, ग्रेवल मतलब कि हार्ड बोल्डर कह लीजिए आप, या फिर आपका जो पार्टिकल साइज जो होता है जिसमें कि आपका ग्रेनुलर पार्ट्स ज़्यादा होता है। सब बेस में आप समझ लीजिए कि ग्रेनुलर सब बेस GSP,
जीएसपी में आप देखेंगे कि जो उसकी साइज जो होती है पार्टिकल साइज 75 से लेकर 75 माइक्रोन तक होती है। तो उससे को क्या करते हैं, ग्रेनुलर सब बेस कोर्स को क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। ताकि इसका क्या है पर्पस है, इसको मतलब यूज करने का क्या पर्पस है। बेसिक इसका जो यूज करने का पर्पस है वो इसलिए है कि एक तो आपको क्या है कि आप अगर यहाँ पर 75 का जो हार्ड स्टोन या ग्रेनुलर सब बेस को जब इसमें यूज कर रहे हैं, या जब आप रबल या आप बोल्डर को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका एक ड्रेनेज लेयर क्रिएट कर रहा है। आप देखेंगे क्योंकि क्या परफोरेटेड है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि अगर ऊपर से कोई भी आपका वाटर फ्लो के नीचे आता है तो वो क्या होगा, इस पोर्स के थ्रू क्या होगा, नीचे वो आपके सॉइल में ट्रांसफर होकर वो बह जाएगा। तो एक आपका ये क्या करता है, ड्रेनेज का यूज में आता है। दूसरा क्या यूज होता है इसका, दूसरा यूज होता है कि अगर आपने यहाँ पर हार्ड स्टोन को यूज किया है, हार्ड आपने ग्रेवल को यूज किया है, या आपने आप यहाँ पर ग्रेनुलर सब बेस को यूज किया है, जेसीबी को यूज किया है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपको हार्ड स्टार्टअप देता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो एक इसका जो मेन मकसद ये है कि आपका एक तो ड्रेनेज के लिए किया जाता है। दूसरा जो पर्पस होता है इसका, ये होता है आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और आपका क्या होता है, आपका जो सबग्रेड है, सबग्रेड को क्या करता है, मॉइस्चर से बचाने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि ये आपका हार्ड हो, और हार्ड होने के बाद जो भी आपका लोड है उस लोड को ये बियर कर सके, और बियर करने के बाद आपका सबग्रेड से होते हुए आपका जो नेचुरल ग्राउंड पे है उसको क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। जो इसकी थिकनेस होती है, जो इसका लेयर का थिकनेस होता है, वो जनरली 100 to 300 mm का होता है। तो इसको भी 300 mm 200 mm के या 150 mm से 200 mm का लेयरिंग करने के बाद इसको रोलिंग करते हैं, कॉम्पेक्शन करते हैं, और फिर जो भी साइड पे कॉम्पेक्शन टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करते हैं, ताकि इसमें जितनी भी हमारी 95% 96% जो भी हमारी एमडीडी जो ड्राइंग में दे रखी गई है या हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में है उसको अचीव करना रहता है। अब जब सब बेस कोर्स आपने उस पर डाल दिया है, आपने सब बेस कोर्स का लेयर अपने उसमें स्प्रेड कर दिया है, तब जो नेक्स्ट लेयर आता है वो आता है बेस कोर्स का। बेस कोर्स आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका इसमें जो क्रस्ट स्टोन और स्टेबलाइज लेयर, जैसे कि आप देखिए नीचे भी आपने स्टोन का यूज किया था, बट इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें स्टोन जो हो रहा है वो क्रस्ट स्टोन यूज हो रहा है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ जो कि यहाँ जो यूज हो रहा है वो आपका ग्रेनुलर सब बेस हो रहा है, जिसकी साइज आप इसमें बोल्डर भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें जो बड़े स्टोन के पार्ट्स होते हैं उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेनुलर सब बेस यूज कर सकते हैं, जिसके कि आपके मोर्थ के गाइडलाइन में दिया हुआ है, जिसकी जो साइज होती है वो 75 mm से लेकर आपकी 75 माइक्रोन के बीच में होती है। तो उस लेयर को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बट जो ये वाला जो है आपका लेयर, बेस कोर्स का लेयर, बेस कोर्स के लेयर में आपको WMM या WPM का यूज करना है। WMM क्या हो गया, वेट मिक्स मैकेडम हो गया। वेट मिक्स मैकेडम में क्या होता है कि इसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू जीएसबी के, जीएसबी से क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, क्रस्ट होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको पाउडरी आइटम भी दिखेगा जो कि क्रस्ट होकर बनता है, वो रहेगा। और उसमें क्या किया जाता है, थोड़े से मॉइस्चर को, थोड़े से वाटर को ऐड किया जाता है, और ऐड करके उसको क्या किया जाता है, पहले उसको जैसे आप कंक्रीट मिक्स करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को डालने के बाद थोड़ा सा वाटर डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। वैसे ही इसमें क्या किया जाता है, जो आपका WMM का लेयर होता है, WMM के लेयर में क्या होता है कि छोटे छोटे आपके स्टोन्स होते हैं, उसमें डस्ट होता है, डस्ट की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू सब बेस से ज़्यादा होती है। जब उसको उसमें डाला जाता है और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर को मिक्स किया जाता है, जब उसमें थोड़ा सा वाटर को मिक्स किया जाता है, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा उसमें स्टिकनेस आ जाए, थोड़ा सा वो क्या करे, एक दूसरे में मतलब स्टिक करना शुरू हो जाए, तो एडहेशन आ जाए। तो इसकी उसके बाद जब उसको किया जाता है, जब उसमें वाटर को मिक्स किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, यहाँ स्प्रेड किया जाता है, और स्प्रेड करने के बाद क्या किया जाता है, उसको उस पर रोलिंग किया जाता है। अब जब रोलिंग आपका हो गया वहाँ पर, तो उसमें क्या हो गया, एडहेशन आता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, उस वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है एडहेशन की, वो एडहेस करता है, वो आपको उसको स्टिकी बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आप उसको रोलिंग करते हैं तो वो अच्छी से एक पकड़ बनाता है, साथ ही साथ वो क्या इंटरलॉक भी करता है। अब जनरली इसकी जो बेस लेयर होती है वो 100 to 300 mm के बीच में रखी जाती है। इसके बाद जो आपका आता है वो बाइंडर कोर्स आता है। बाइंडर कोर्स बेसिकली क्या होता है, बिटुमेन लेयर होता है। ये जो आपका होता है बिटुमेन लेयर होता है, जो कि क्या करता है कि आपको बिटुमेन लेयर में थोड़े से एग्रीगेट्स को, थोड़े से स्मॉल एग्रीगेट्स जो होते हैं छोटे छोटे साइज के, उसको क्या किया जाए, मिक्स किया जाता है, और मिक्स करके क्या किया जाता है कि उस पर स्प्रेड किया जाता है, जो कि एक आपका क्या बनाता है, बाइंडिंग सरफेस बनाता है, जो कि आपके जो भी स्ट्रेस है उसको एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो बाइंडिंग कोर्स जो होता है उसमें क्या किया जाता है, बिटुमेन को मिक्स किया जाता है, और इसकी जो जनरली थिकनेस की रखी जाती है वो 50 mm से लेकर 100 mm के बीच में रखी जाती है। अब जो सबसे टॉप लेयर जो आती है आपकी, जो कि आप कभी आप पेमेंट पे जा रहे हैं, जहाँ आपकी बिटुमेन का पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, आप वहाँ पर जब जा रहे हैं तो आप देखे होंगे कि आपके जो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ दिखती है, प्लेन सा दिखती है, ताकि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट सा फील ना हो। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे जो टॉप लेयर का होता है वो होता है वेयरिंग कोर्स का, जिसमें क्या करते हैं कि एस्फाल्ट कोर्स जो आपका प्रोवाइड स्मूथनेस, Asphalt course provide smoothness, skid resistant surface, resist wear and withstand the weather।
अभी क्या है कि जनरली आपका जो ये कोर्स होता है इसमें क्या किया जाता है, विटामिन का ही आपका यूज़ किया जाता है, बट इसमें क्या किया जाता है विटामिन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और इसमें क्या किया जाता है जाकि आपके सरफेस को थोड़ा-सा स्मूथ चिकना बनाया जा सके। जो ये नीचे का लेयर था उसमें क्या किया जाता है एग्रीगेट को मिक्स करके वहाँ पर रखा गया था ताकि क्या हो एग्रीगेट को बाइंड करके रखे और एक हार्ड सरफेस को यहाँ पर दे सके। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे सिर्फ आपने एग्रीगेट को क्या किया बाइंड किया और ऐसे फैला दिया तो उसमें क्या होगा आपको स्मूथनेस नहीं आएगा। जब स्मूथनेस नहीं आएगा जब आप उस पे व्हीकल को रन करेंगे तो आपको कहीं न कहीं वो स्मूथनेस वाली फीलिंग वो कम्फर्ट फीलिंग नहीं आएगा। जब भी आप किसी जर्नी कर रहे हो तो वहाँ पर वो आपको दिखेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर एक वियरिंग कोर्स जो कि सबसे टॉप लेयर होता है और वही क्या करता है आपको वहाँ पर विटामिन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है जिसके साथ वजह से क्या किया जाता है उसको स्मूथ बनाया जाता है। और जब विटामिन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो स्मूथ सरफेस होता है तो वहाँ पर क्या होता है वो आपको क्या होता है वाटर असिस्टेंट होता है, आपको नीचे वाटर को कम जाने देने देगा। दूसरा क्या होगा आपको आपकी जो जर्नी है आपको एक कम्फर्ट प्रोवाइड कराएगा। और जनरली जो इसकी थिकनेस रखी जाती है वो 25 to 50 mm के बीच में रखी जाती है। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो बेसिकली आपका एक रोड का आपका सरफेस है, रोड का आपका लेयरिंग है जो आप कितने लेयर में करते हैं। अगर आप देखिए ये अभी फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात किया था, अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें थोड़ा-सा अगर इस पे लेके चलूँ रिजिड पेमेंट पे, तो रिजिड पेमेंट में बेसिकली सब कुछ सही रहता है, सब कुछ होता है बट ये जो बाइंडर कोर्स है और ये जो वियरिंग कोर्स है, ये दोनों आपका लेयर की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है, एक आपका स्लैब आ जाता है। आपका यहाँ पर क्या आ जाता है आरसीसी का स्लैब आ जाता है, जैसे आप अपने स्लैब रूफ में स्लैब करते हैं, फ्लोर स्लैब करते हैं, तो उस तरह का आता है। अब उसमें भी बहुत सारे वे होते हैं, जैसे आपकी वीडियो फ्लोरिंग होती है, वैक्यूम डिवॉटरिंग फ्लोरिंग की जाती है, या फिर आपका उसमें क्या किया जाता है कि आपका आपको एक्सपेंशन जॉइंट के साथ ड्राइलिंग कंक्रीट के साथ उसको पोर किया जाता है और पोर करने के बाद क्या किया जाता है उस पे उसको स्मूथनेस बनाने के लिए उस पे ग्राइंडिंग बाद में ग्राइंडिंग किया जाता है ताकि थोड़ी स्मूथनेस आ जाए। और उस पे फिर क्या किया जाता है कि आपको सीमेंटियस मटेरियल को यूज़ किया जाता है ताकि उसके बियरिंग सरफेस को थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके और वो क्या कर सके उस लोड को बियर कर सके और उस बियर लोड को नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर सके। तो ये आपका रिजिड पेमेंट में आता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये नीचे का सारा लेयर सेम रहेगा, बट जो ये बाइंडर कोर्स और बियरिंग कोर्स है वहाँ पर उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आरसीसी का स्लैब आ जाएगा। आरसीसी का एक तरह का स्लैब आ जाएगा जो भी थिकनेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ये तो चलिए आपको मैंने फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में बताया। अब चलिए समझते हैं कि जो रोड का जो टर्म्स होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि रोड में जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, यहाँ जो आपको सामने दिख रहा है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये आपका जो है बेसिकली यहाँ से यहाँ आपका जो है ये आपका कैरेज वे है। ये आपका क्या है कैरेज वे, ठीक है, ये आपका कैरेज वे है। अगर मैं यहाँ पर इसको चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको मैं बता सकूँ। ये आपका क्या है कैरेज वे है। कैरेज वे बेसिकली क्या होता है, कैरेज वे बेसिकली ये है कि आपका जो ये सेंटर लाइन है वो आपका मीडियन लाइन है और ये आपका क्या लेन है। जैसे आपने सुना होगा सिंगल लेन, 2 लेन, 4 लेन, ऐसा सुना होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जब 4 लेन है तो 2 लेन इधर हो गया, 2 लेन इधर हो गया, तो आपका ये यहाँ पर क्या होता है कि व्हीकल का मूवमेंट होता है। तो कैरेज वे बेसिकली आपका कहाँ यूज होता है, व्हीकल के मूवमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो आपका ये कैरेज वे है जो जनरली आपके जो NHAI और आपका जो SH है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें इसकी जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो ला कर दूंगा। अब देखिए आपका ये जो एरिया है, ये वाला जो आपका ये आपका है, ये आपका है रोडवे। रोडवे का मतलब हो गया ये बेसिकली आपका रोड का एक पार्ट है। रोड का पार्ट है मतलब कि आपका अभी फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन रोड का हुआ है वो यहाँ तक है, आपका रोड का जो पार्ट है, ठीक है। अभी ये क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपकी कैरेज वे है। कैरेज वे में बेसिकली क्या आपकी व्हीकल मूवमेंट जो होती है वो होती है कैरेज वे में, और रोडवे जो आपका है वो आपका रोड का टोटल पार्ट है। रोड का टोटल पार्ट है जो आपका बिल्डअप है, जो आपका बना हुआ है उस रोड का पूरा टोटल पार्ट है। आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर जो ये पार्ट आ रहा है, ये वाला जो एरिया जो बच रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है शोल्डर। आप अपने या आप कभी ऐसा देखे होंगे कि कहीं कहीं ये शोल्डर रहता है और कहीं कहीं पर ये क्या किया जाता है, यहाँ पर फुटपाथ प्रिपेयर किया जाता है। आप रोड के बगल में फुटपाथ देखे होंगे, या ये आपका शोल्डर एरिया है और ये भी इधर भी आपका क्या है शोल्डर एरिया है, ये आपका शोल्डर एरिया है। तो कैरेज वे के बाद आपका क्या होता है, कहीं कहीं फुटपाथ आ जाता है और कहीं कहीं शोल्डर आ जाता है। जनरली आप जब NHAI के केस में देखेंगे, जब वो मेन आपका हाईवे गुजर रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी रोड की जो कैरेज वे होता है, कैरेज वे के बाद आपका अर्थ एंड शोल्डर आ जाता है।
ठीक है, जो कि जनरली 1.5 मीटर से 2 मीटर 2.5 मीटर के बीच में रहता है, ये आपका अर्थ एंड शोल्डर आ जाता है। कहीं-कहीं पर आप देखेंगे जो स्टेट हाईवे होते हैं या मार्केट से कहीं या अर्बन प्लेसेस से जब आप गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फुटपाथ दिया जाता है, उसके बाद आपका शोल्डर एरिया आता है। तो वो आपका पूरा क्या कहलाता है, रोडवे, क्योंकि ये रोड का ही पार्ट है। इसके बाद आपको यहाँ जो ये दिख रहा है, ये आपका बेसिकली दिख रहा है ड्रेन पार्ट है। आपने रोड के बगल में देखा होगा कि जहाँ भी रोड वगैरह होते हैं उसके बगल में एक ड्रेन को दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो रोड का जो आपका वाटर है जो भी फ्लो किधर से आ रहा है वो इस ड्रेन से होते हुए आपका सीधे जाके जहाँ भी आपकी ड्रेन का पॉइंट होगा उसमें जाके वो पानी उसमें मिल जाए। अभी देखिए क्या है कि आपका ये जो पार्ट है, यहाँ से मैं अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से, ये जो आपका पार्ट है ये वाला, और आपका ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है, वो आपका क्या है, ROW है। ये आपकी क्या है, ROW है। ROW बेसिकली आपका क्या हो गया, मतलब ये रोड की, ROW नहीं, ये रोड की लैंड है। अब यहाँ से क्या होता है कि जनरली जब आपका कुछ रोड का कभी एक्सपेंशन होना होता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट होती है तो साथ ही साथ आपके रोड की विड्थ की भी आपका क्या होता है, उसको चौड़ीकरण किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, वाइडनिंग किया जाता है। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, पहले से ही फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने क्या कर रखा है, एक एरिया पहले से ही एक्वायर कर रखा है, जो कि आपका जो अभी जो रोड कंस्ट्रक्टेड है उसके अलावा दोनों साइड क्या किया जाता है कि एक एरिया को, जैसे मान लो आप ये एरिया है, आपने देखा होगा कि जो भी हाईवे होता है, ये जो स्टेट हाईवे होता है, उसके दोनों साइड कुछ एरिया जो होता है गवर्नमेंट की होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, ROW भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, आपका ROW हो गया। ठीक है, ये आपका ROW पार्ट हो गया। ROW के पार्ट के बाद अगर आपका, इसके बाद क्या होता है, यहाँ के बाद जो भी आपका लैंड होगा वो क्या हो जाता है, पब्लिक यूज के में, पब्लिक का पर्सनल लैंड यहाँ पर हो जाता है, जो कि जैसे हमारा आपका किसी का भी हो सकता है। तो ROW के बाद जो भी आपका लैंड आता है वो किसी पब्लिक का होता है, और पब्लिक में भी आप अगर चाहेंगे कि मैं उस पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लूँ, तो उसके लिए भी कुछ नियम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। जब आपका ये वाला लाइन जो है आपका, ये वाला जो लाइन है वो ROW का लाइन है, जो कि इसको भी क्या कहा जाता है, रोड बाउंड्री लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, आपका ROW होने के बाद, ROW के बाद आपका जो आपका एक आता है वो बिल्डिंग लाइन आता है। ROW के बाद आपका क्या आता है, बिल्डिंग लाइन आता है। देखिए ROW हो गया, ROW के बाद आपका ये बिल्डिंग लाइन हो गया। ठीक है, ROW के कुछ एरिया के बाद आपका बिल्डिंग लाइन आता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग लाइन का क्या मतलब है कि आप इतने एरिया के बाद ही जाके कंस्ट्रक्शन, कुछ भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, भले आपकी प्रॉपर्टी हो, बट आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये आपका क्या है, बिल्डिंग लाइन। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग लाइन है। अब अभी बिल्डिंग लाइन होने के बाद आपका क्या आ जाता है, कंट्रोल लाइन। बिल्डिंग लाइन के बाद क्या आ जाता है, कंट्रोल लाइन। अभी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आपकी इधर से एक एरिया, हाँ ये आपकी कंट्रोल लाइन होगी। जैसे मैं आपको यहाँ देखूँ, यहाँ मार्क एरो कर देता हूँ, ये आपकी क्या है, कंट्रोल लाइन है। कंट्रोल लाइन है। अभी मैं सबका एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपका क्या है, कैरेज वे है, जिस पे क्या है कि कोई भी व्हीकल मूवमेंट होती है। कैरेज वे के बाद आपका शोल्डर एरिया आता है, जो जनरली 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर के बीच में होता है। जो शोल्डर एरिया आता है वो अर्थ एंड शोल्डर हो सकता है, मतलब रोड के बगल में आपकी मिट्टी दी जाती है, ताकि आपका क्या हो सके, सॉइल इरोज हो के आपका रोड क्या हो, डैमेज ना हो, इसकी वजह से उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, शोल्डर दिया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर ये शोल्डर की जगह यहाँ पर फुटपाथ होता है, फुटपाथ के बाद आपका शोल्डर होता है। तो यहाँ पर ये शोल्डर एरिया हो गया। और ये जो शोल्डर एरिया से दोनों तरफ, जो शोल्डर एरिया के साथ आपका जो कैरेज वे होता है वो आपका रोडवे कहलाता है। मतलब आपकी रोड का जो एग्जिस्टिंग रोड है, उसका जो लैंड है, उसका जो अभी वर्किंग है वो इतने एरिया में ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रेन आता है, आपका ड्रेन पार्ट होता है, जो कि जहाँ से यहाँ भी जो भी आपका वाटर हो वो रन ऑफ होके इस ड्रेन में जाओ, इस ड्रेन से होते हुए किसी रिवर या किसी पॉन्ड में जाके क्या हो जाता है, वो जाके उसमें सबमर्ज हो जाता है।
अभी जब ड्रेन आपका हो गया, ड्रेन के बाद जो एरिया आती है वो आपका वहाँ तक आपकी क्या होती है, रोड की लैंड होती है। वो क्या होता है, रोड का लैंड है। अब उसके बाद जब रोड का लैंड है और आपका क्या है कि कल के दिन कभी पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट होती है, व्हीकल मूवमेंट ज़्यादा होता है और ट्रैफिक ज़्यादा होता है, रोड में गाड़ियाँ आपको ज़्यादा दिखेगी, तो उसमें क्या किया जाता है, रोड के एक्सपेंशन होते हैं। रोड के एक्सपेंशन होते हैं तो अभी क्या है कि अगर आप मान लो कि अगर गवर्नमेंट पहले से फ्यूचर के बारे में ना सोचे तो क्या होगा कि आप जो भी आपका निजी आपका जो प्लॉट है, आपका जो है, आप पास में ही कोई कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन जब कर देंगे तो अगर कल के दिन उसकी वाइडनिंग करनी हुई तो क्या होगा कि सारे घर जितने भी घर हैं उनको तोड़ना होगा। तो उसमें कितने इशूज़ आएँगे, आपको लैंड एक्वायर फिर करना होगा, फिर आपको तोड़ना होगा, कितने के घर पहले से बने होंगे वो तोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, पब्लिक भी सफ़र करेगी और गवर्नमेंट को भी एक इशू आने वाला। तो इनसे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो आपका रोड है, रोड के अलावा वो क्या करती है, कुछ लैंड को पहले से ही एक्वायर करती है, जिसको क्या, जो कि आपका यहाँ से दिख रहा है, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, आपको इसको मैं दूसरा कलर से कर देता हूँ। ये जो आपका ब्लू वाला दिख रहा है, ये आपका क्या है, आरओडब्ल्यू, मतलब कि अभी रोड तो इतने में बना हुआ है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये दोनों तरफ उन्होंने एक मार्जिन के साथ लैंड को एक्वायर किया है, तो उसको बोलते हैं आरओडब्ल्यू। अभी जो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक आपका ये लाइन दिख रहा है, मैं इसको और कलर कर देता हूँ, इसको मैं आपको ये मैजेंटा लाइन से कर देता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये आपकी बिल्डिंग लाइन है। अब ये समझिए कि जब आरओडब्ल्यू की लाइन है, उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे कि आरओडब्ल्यू के लाइन्स के पास से ही आप अपना कंस्ट्रक्शन कर लें, कोई कमर्शियल या कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लें, तो वो एनएच के केस में अलाउड नहीं होता है। उस केस में आपको क्या है कि बिल्डिंग लाइन से हट के आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है। बिल्डिंग लाइन से हटने के बाद, मतलब बिल्डिंग लाइन से हट के ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस इवन आपका ये क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर इन केस अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपका जो रोड है वो यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, बट इन फ्यूचर फिर उनके पास कोई प्लॉट उसके पास रहेगी नहीं, फिर वो इशू आ सकता है, वो सारे घरों को तोड़ना पड़ेगा, फिर से एक्वायर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन रख के आपको कंस्ट्रक्शन करना, अगर इन केस अगर कल के दिन हमें एक्सपेंशन करना हो पड़े तो हम इसको आसानी से एक्वायर कर सकें और अपने रोड को क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। तो ये हमारी बिल्डिंग लाइन होती है और बिल्डिंग लाइन के अंदर आपको क्या करना है, कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। अभी ये जो लाइन आपका है, जो कि आरओडब्ल्यू और ये जो आपका बिल्डिंग लाइन के बीच में जो आपका एरिया बच रहा है, उसको सेटबैक लाइन कहते हैं, सेटबैक एरिया कहते हैं, ठीक है। अभी जो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, अभी मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ये जो आपका पार्ट ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो बेसिकली आपका क्या है, कंट्रोल लाइन है। कॉमर्शियल केस में जहाँ कि आपने कोई कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना हो, जहाँ पर आप कोई मॉल बना रहे हैं या वे साइड अमेनिटीज़ बना रहे हैं या कोई स्टेशन बना रहे हैं या सीएनजी स्टेशन फ्यूल आउटलेट्स बना रहे हैं या किसी तरह का आप मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं। कुछ भी अगर बनाने जा रहे हैं जहाँ की क्या है कि ट्रैफिक मूवमेंट है या जहाँ पर भी कि आपका मतलब कि लोगों का गैदरिंग शुरू होता है, तो इस केस में जो आपके कंस्ट्रक्शन का जो अलाउ दिया गया है, वो कंट्रोल लाइन के बाद दिया गया है। कुछ केसेज़ में आपको बिल्डिंग लाइन में भी दिया गया है, बट कुछ केसेज़ में आपको कंट्रोल लाइन के बाद दिया गया है। मतलब अगर आप कुछ कमर्शियल करने जा रहे हैं या कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री बिठाने जा रहे हैं, तो आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो कंट्रोल लाइन के बाद करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आरओडब्ल्यू के बाद आपकी बिल्डिंग लाइन में आप रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब उसके बाद जाएँगे तो आपका कंट्रोल लाइन आता है और कंट्रोल लाइन में आप जाके क्या कर सकते हैं कि कोई भी कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन को अलाउड किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं इसमें आपको रोड के लेयर और रोड का जो क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में बता पाया हूँ। साथ ही साथ जो जनरल रोड के जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बता पाया हूँ, ताकि कल के दिन आप जब भी इस वर्ड को सुने तो ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल नया है और कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश किया। अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ताकि मैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर कर सकूँ। So please like, share and subscribe my channel.